गुरून 4.0 रीलोडेड। एक बार वापस हम आपके सामने आए हैं हमारे बहुत ही शानदार लेक्चर को लेकर, जिसमें 1 घंटे के अंदर हम 10th बोर्ड के सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट इस इवनिंग टाइम में पढ़ाएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, गुरून टीम आपसे वादा करती है कि इसी 1 घंटे की क्लास को यदि आप लगातार और पूरे अच्छे से सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस 1 घंटे की वजह से एग्जाम के अंदर जितने भी मुश्किल सवाल हैं वो बड़े आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अभी जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आने लगे हैं, यानी खाली रिक्त स्थान आ रहे हैं, बहुचयनात्मक आ रहे हैं, इन सब की जो समस्या है वो सारी समस्याओं को हल करने के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो हमारी पीछे बैकग्राउंड टीम है, उनके अथक प्रयासों से, हमारे टीचरों के बहुत ही अथक प्रयासों से हमने एक सामग्री, एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जिसको पाकर, जिसको पढ़कर आप अपने एग्जाम के अंदर 100 में से 99 मार्क्स कम से कम 100% लेके आ सकते हैं। तो इसी तरह से इस कड़ी के अंदर सबसे पहले सोशल साइंस स्टार्ट करेंगे। सोशल साइंस के बाद में मैथ्स की क्लास होगी और उसके बाद में मैं जीएस जादम लूंगा आपके लिए, साइंस का लेक्चर लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्लास दूंगा मेरे कलीग यशपाल जी सिसोदिया, जिनको कम से कम आज 15 साल का बहुत ज्यादा अनुभव है सोशल साइंस का। तो सर मैं माइक आपके हाथ में देता हूं और बच्चे आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। गुरून में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। केम छो, मजामा। यस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। बेटा आप लोगों को मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था और उस समय मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को 100 of 100 लाने हैं, लेकिन हमने उसमें 95% से अबव परसेंटेज जो वो हासिल किए थे। जैसा कि घनश्याम जी जादम सर ने कमिटमेंट किया है, तो मैं इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। बस हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके हर समस्या का समाधान करेंगे, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। बस आपसे एक ही प्रॉमिस करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। हम आपकी एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसान से आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस साल राजस्थान बोर्ड ने एमसीक्यू क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी है, फिलिंग ब्लैंक क्वेश्चन भी संख्या बढ़ा दी है और 1 लाइन क्वेश्चन आंसर की संख्या भी बढ़ा दी है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बढ़ चुके हैं। लगभग 40% क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ने वाला है वो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, बने रहिए हमारे साथ। यस, स्टार्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड के ऊपर सीधा सीधा नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कि यहां पर दलितों के लिए एक अलग से एसोसिएशन बनाया गया था। दलित कौन है, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं। दलित वो लोग जो समाज में शोषित थे, दलित वो जो समाज में पिछड़े हुए थे, जिनको समाज के अंदर किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं था, अधिकार प्राप्त नहीं था, समानता प्राप्त नहीं थी, जिन लोगों को इक्वल राइट प्राप्त नहीं था, जिनको इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी, जिनको राइट नहीं दिया गया था, तो उन लोगों के लिए समाज को एक करने के लिए, सबको इक्वल यूनिट करने के लिए यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों, दलित एसोसिएशन, ये यहां पर आपके कुछ हिंदी के कुछ वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कल आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। तो दलित एसोसिएशन 1930 के अंदर स्टेबलाइज करने वाले रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्हें हम बाबा साहब भी कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा भली भांति कि दलित एसोसिएशन यानी कि सबसे निम्न जातियों के लिए इन्होंने समाज में उद्धार के कार्य किए थे। तो आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा।
वैसे दलितों के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का निर्माण किया था, और हरिजन का मतलब होता है भगवान विष्णु की संतान। काशीराम, यहां पर सेकंड बी ऑप्शन आ रहा है काशीराम, तो यहां पर ये बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। और अलूरी सीताराम राजू, जो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के अंदर, जिन्होंने आदिवासियों के लिए अनेक प्रकार के सुधार किए थे। तो हम ये कह सकते हैं रिफॉर्म करने में अलूरी सीताराम राजू, बहुजन समाज पार्टी के लिए काशीराम, और गांधी जी जिन्होंने पूरे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी जी जान लगा दी थी। साबरमती के इस संत ने पूरे देश को एक कर दिया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और न जाने कितने सत्याग्रह और क्रांतियां लड़ी और देश को आजादी मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्रांति वीरों के जितने गुणगान किया जाए उतने कम है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बेटा यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट हुए थे, भारत के अंदर जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए थे, भले वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुए थे या डिसओबीडियंस मूवमेंट हुए थे या क्विट इंडिया मूवमेंट हुए थे, तो इन तीनों मूवमेंट के अंदर, इन आंदोलनों के अंदर कौन सी गतिविधि गलत आ रही है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा जो है आपको रॉन्ग नजर आता है। दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड इन 1930, यानी 1930 के अंदर दांडी मार्च हुआ। यस, 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को यह आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च जो है वो अहमदाबाद के साबरमती से स्टार्ट हुआ था। 240 किलोमीटर की दूरी रही थी। 78 वॉलेंटियर्स इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और इसको पूरा करने में 24 डेज यानी कि 24 दिनों का समय लगा था। इसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920। तो यह भी सही है कि असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर शुरू हुआ था, तो अपन इसको भी राइट मान लेते हैं। साल्ट मार्च ऑफ वेडली covered by the Europe and the American press। yes, यहां पर भी हम कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के कॉन्टिनेंट में भी चारों तरफ भारत में हो रहे अत्याचारों का विरोध हुआ था, तो इसे भी अपन राइट मानते हैं। अब ये आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1924। ये यहां पर गलत है। यहां पर अपन ये कहेंगे कि यह जो मूवमेंट था वो 1930 के अंदर हुआ था, तो यहां पर यह क्वेश्चन जो है वो गलत पाया गया है। बेटा एक बात की चीज की आप इस चीज को समझ सकते हो कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन अपन ने चॉइस किया है, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन का मेन पर्पज क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमने एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए। इन 3 क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं है कि हमने इसको एमसीक्यू में लिया है, ये हो सकता है फिलिंग ब्लैंक में भी आ जाए, 1 लाइन क्वेश्चन आंसर में भी आ जाए। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों को समझ लेना है और चौथे वाले में अपन राइट कर लेंगे। तो यह गलत क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि 1930 के अंदर 6 अप्रैल को यह हुआ था, तो इस क्वेश्चन में यह आंसर चुना जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है 1932 के अंदर महात्मा गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया था, महात्मा गांधी जी ने हट कर ली थी कि मैं मर जाऊंगा, मैं हमारी जनता के लिए कुछ कर नहीं पाया, अगर देश की जनता की सुख सुविधा के लिए कुछ कर नहीं पाया, अंग्रेजों से मैं लड़ नहीं पाया, तो फिर मेरा यहां जीकर क्या उद्देश्य है? तो ऐसे में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर लिया था। लेकिन इसका मूल जो उद्देश्य रहा था वो कौन सा रहा था, अपन को इसमें से चुनना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर इसका मेन जो उद्देश्य रहा था वो ये रहा था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों के लिए कार्य कर रहे थे, रिफॉर्म का वर्क कर रहे थे, उनको राइट और इक्वल करने के लिए, समाज में उनको समान दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन उन्होंने दलितों के लिए एक अलग से इलेक्शन की डिमांड कर ली थी, उन्होंने इलेक्शन अलग करवाना चाहा था, और इस वजह से महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर दलितों को अलग से इलेक्शन करने का राइट प्राप्त हो गया तो ऐसे में होगा क्या, पूरा देश जो है वो पार्टीशन में हो जाएगा, यानी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और गांधी जी ये नहीं चाहते थे। तो इसलिए इस कारण से
महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, यानी कि उन्होंने अपने इस उद्देश्य को रोकने के लिए अंबेडकर साहब के क्लैश विद द अंबेडकर और हिज डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्शन फॉर डिटेल्स, यानी कि ये बी ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, तो यहां पर भी यह क्वेश्चन नहीं गिना जाएगा, क्योंकि 1932 के अंदर महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए यह आमरण अनशन नहीं किया था, तो इसको अपन ने छोड़ दिया। इसके बाद फेलर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि अपन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भी उन्होंने जो है आमरण अनशन नहीं किया था, तो यह भी राइट माना गया। और पब्लिक रिजॉर्ट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन और उस समय हो रही हिंसा की वजह से भी आमरण अनशन तो नहीं किया था। यहां पर उन्होंने आमरण अनशन किया था कि दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग से इलेक्शन की डिमांड कर दी थी, और इस वजह से दोनों के बीच में थोड़ी बहुत आनाकानी हो गई थी, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस हो गया था सोच का, और इस वजह से दोनों के बीच में जो है वो क्लेश होने की वजह से यह आमरण अनशन कर दिया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग से चुनाव की मांग की थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहां पर आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। भारत के अंदर गांधी जी के द्वारा किए गए पहले 3 सफल सत्याग्रह आंदोलन क्या थे, कौन से थे? आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी जी जिन्होंने अफ्रीका से भारत आने के बाद लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और वहां पर जब वो सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास ही का स्टेट आता है बिहार, और बिहार के अंदर पड़ता है चंपारण। तो चंपारण से उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था। चंपारण का सत्याग्रह 1917 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 1917 के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद में जब चंपारण के अंदर उनको सक्सेस हासिल हो गई, जब वो वहां सफल हो गए, तो उसके बाद उन्होंने गुजरात के अंदर सेकेंड सत्याग्रह यानी कि वहां पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, उसमें भी उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। और थर्ड नंबर उन्होंने अहमदाबाद के मिल लेबर जो है, मिल के मजदूरों के लिए, कॉटन मिल के लिए सत्याग्रह किया था। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपके सामने बी ऑप्शन जो है नजर आ रहा होगा, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। प्रेजेंट मूवमेंट इन चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड अहमदाबाद बाय द कॉटन मिल्स वर्कर, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यह सत्याग्रह मूल रूप से गांधी जी को नेशनल स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक पावरफुल लीडर के रूप में चुनकर लेके आया। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे इन 3 सत्याग्रहों को हमें रटना है। तीनों सत्याग्रहों की डेट भी आपको पता होनी चाहिए। 1917, इसके बाद खेड़ा का डेट रहेगा 1918, और इसके बाद आता है अहमदाबाद का कॉटन मिल लेबर्स के लिए जो सत्याग्रह हुआ था 1918। तो ये 3 डेट भी आपको याद रखनी है, और इसके अलावा अपन को यह भी ध्यान रखना है कि गांधी जी के 3 सत्याग्रह कौन से थे। सत्याग्रह का मतलब होता है जो राइट हो, जो सत्य हो, जिसके लिए व्यक्ति अपनी आन बान शान लगा दे, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को न्यौछावर कर दे, तो ऐसी गतिविधि को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यहां सत्याग्रह का मतलब यानी अर्थ भी आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, शायद हो सकता है आपको सत्याग्रह का अर्थ पूछ लिया जाए, उसका मीनिंग पूछ लिया जाए, और आपको पूछा जा सकता है 3 सत्याग्रह कौन से रहते हैं। तो तीनों सत्याग्रह आपके सामने हैं, और इसके अलावा ये जो नेक्स्ट 3 ऑप्शन है, ये ऑप्शन अपने किसी काम के नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कौन सा है देखिए आपके सामने स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, पढ़िए। 1931 के अंदर गांधी और इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने डॉक्टर लॉर्ड इरविन के साथ में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उन्होंने एक समझौता किया था, और उस समझौते के अंदर उन
दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या कमिटमेंट हुआ था, उस समय कौन कौन सी शर्तें रही थी। तो इन शर्तों के अंदर यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी उन लॉर्ड इरविन के साथ में जब समझौता हुआ था, कमिटमेंट हुआ था, जब उनके साथ में उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, हमारे साथ में जो जितने भी केस फायर हुए थे उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें खत्म कर दिया जाए, हमें कुछ ऐसे राइट दिए जाएं जिससे कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में अपन लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बारे में अपन यहां पर समझते हैं। तो पहला नंबर, यह समझौता जो हुआ था उसके लिए सत्य कथन कौन सा नहीं है। 1931 के गांधी इरविन समझौते के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहां पर अपन पढ़ते हैं कथन कौन सा सही नहीं है। पहला पढ़ते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड द ग्रांट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि क्या अंग्रेजों ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए यहां पर कह दिया था, क्या भारतीयों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने हामी भर ली थी, क्या उन्होंने उस चीज को साइन कर दिया था कि हाँ भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो यहां पर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आ गया है। यहीं पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो राइट कर लेना है और यही क्वेश्चन आपके इसके अंदर राइट माना जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपका राइट है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को कभी भी स्वतंत्रता देने के लिए अपनी बात नहीं रखी थी। तो इस क्वेश्चन को आप पहले से ही नोटिस कर लेना। इस क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन राइट माने जाएंगे, ये सत्य कहलाएंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो असत्य कहलाएगा। यानी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 सामने देखिए स्क्रीन बोर्ड पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है 1932 के अंदर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था दलितों के लिए, तो उसमें अलग से निर्वाचन के लिए जो मुद्दा हल किया गया था वो किस जगह किया गया था। बेटा आपको पता होगा 1932 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर पूना नाम का एक शहर पड़ता है और पूना के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पूना पैक्ट। तो यहां पर पूना पैक्ट यानी कि आपको यहां पर डी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, पूना पैक्ट। तो ये 1932 के अंदर आपका ये पैक्ट हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान पड़ता है और इस क्वेश्चन का आंसर ये कहलाएगा। ये नागपुर पैक्ट, सूरत और लखनऊ ये पैक्ट जो है वो रॉन्ग माने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सामने देखिए, कुछ घटनाएं नीचे दी गई है, उपयुक्त कालानुक्रम में इनको अपन को चुनना है। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इन चारों ऑप्शन को अपन पढ़ते हैं। पहला, कमिंग ऑफ साइमन कमीशन ऑफ स्टार्ट हेलो यस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी बेटा। जैसा कि आपके सामने मैंने अभी बताया कि कुछ घटनाएं नीचे दी गई है और उसको क्रम अनुसार यानी सीरियल से अपन को डेट वाइज जो है वो सेटल करना है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, हमने अच्छा प्रयास किया और अच्छा प्रयास करेंगे बेटा। थोड़ी बहुत हिंदी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी शब्दों के अंदर, कल मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। कुछ मात्राओं की मिस्टेक वगैरह इसमें नजर आ रही होगी, तो ऐसी मिस्टेक आपको आगे नजर नहीं आएगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कुछ घटनाएं आई है आपके सामने। कमिंग ऑफ द साइमन कमीशन ऑफ इंडिया, एक तो ये आ गया आपके। तो साइमन कमीशन आपको पता है, सर जॉन साइमन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने साइमन कमीशन बनाकर भारत भेजा था। भारत भेजने का डेट रहा था 1928। यस 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन ये साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था 1927। अब बात यह है कि साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर रहे थे। साइमन कमीशन जब बनाया गया था तो उसमें 7 कैंडिडेट रहे थे और सारे के सारे जो कैंडिडेट रहे थे वो अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। साइमन कमीशन के अंदर क्या प्रावधान था, इसकी फुल डिटेल में अगर मैं बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि साइमन कमीशन के अंदर जितनी भी
अपर जो जॉब वगैरह थी, यानी कि जितनी भी ऊंची नौकरियां थी, उच्च पद थे, उन सारे उच्च पदों के ऊपर सारे अंग्रेज आसीन थे, यानी भारतीयों को किसी प्रकार का राइट जो है वो दिया नहीं गया। तो यहां पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ था 1928 के अंदर। तो एक डेट तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पर भारत आए थे और उस समय लाला लाजपत राय जो है वो शहादत को प्राप्त हुए थे। तो कुल मिला के एक तो डेट ये आपको रेडी करना है। अब सेकंड नंबर आता है द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वो रावी नदी के तट पर की गई थी। तो यह डेट होती है आपके 1929। यस, इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो डेट आपके सामने ही रख दी है 1919। इसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह, मैंने अभी आपको सोल्व करवाया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर हुआ था। तो अब आप इसको सही से सीरियल से जमा लेंगे। आपको यहाँ पर डेट तो मिल ही गई है और इन डेट के आधार पर आपको यहाँ पर ऑप्शन चुनना है। देखते हैं आप कहां पर राइट है, इनमें से आपको चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके डी चंपारण, ये वाला हो गया। सेकंड ऑप्शन या थर्ड वाला 1919 के अंदर, और ये थर्ड वाला जो है वो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा और सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट माना जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको 100/100 दिला के रहूंगा। बस आपसे एक ही मांग है, आपसे एक ही प्रॉमिस कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और हम लोग गुरून आपके लिए अपनी जान लगा देगा। हम केवल और केवल आपके परिणाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए कर रहे हैं और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक जा सकते हैं। बस आपसे एक ही वादा कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? ओके बेटा, यहां पर अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके आता है एड क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था? Who among the following were the associated with the स्वराज पार्टी formed during, यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं स्वराज पार्टी को स्टेबल करने वाले कौन थे, स्टेबलाइज करने वाले कौन थे? बेटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को लास्ट कर देंगे, लास्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट कर देंगे और ऐसे में आप कंफ्यूज होके जल्दबाजी में उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो अब आपसे मैं एक बार चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? चलो ठीक है। अब अपन यहां जानते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि स्वराज्य पार्टी का जो है स्थापना की थी वो किन्होंने की थी? यहां पर तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली नहीं, ये खिलाफत कमेटी के मेंबर रहे थे। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था। कुल मिला के यहां पर यह क्वेश्चन इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। तो यहां पर भी यह क्वेश्चन जो है वो राइट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास, यहां देखो कंफ्यूज करने के लिए यहां पर नेहरू नाम दिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर जो है वो डी रहेगा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। तो इस ऑप्शन को अपन ने राइट कर लिया है। अब आप में से कई बच्चों के क्वेश्चन जो हैं वो लाजवाब आंसर हैं, आपने राइट क्वेश्चन का आंसर दिया है और बहुत ही संतोषजनक है आपके ये क्वेश्चन के आंसर। लेकिन कुछ बच्चों ने यहां पर वही गलती की जो मैंने आपको कहा था। जवाहरलाल नेहरू आपने राइट कर दिया, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं है, यह मोतीलाल नेहरू है। बेटा इस चीज को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेना। आप लोगों के सामने कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड वाला आपकी इक्यू पावर जो है वो चेक करना चाहता है, वो आपकी एक्सीलेंसी चेक करना चाहता है, वो आपके अंदर जो पर्सनालिटी है, आपकी जो सोच है, उन चीजों को वो ऑब्जर्व करना चाहता है। तो इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सारे क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद ही अपन को आंसर जो है वो देना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। यस, अवनींद्रनाथ टैगोर को भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाने के लिए किस बात
की तरफ प्रेरित किया था? बेटा आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जन गण मन राष्ट्रगान की रचना की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भतीजे रहे थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर के। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इनके चाचा जी रहे थे। तो इस हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो छवि बनाई थी, उस छवि से लोगों में क्या क्या चेंजेस आया, उनके अंदर क्या नेशनलिज्म जागा, क्या लोगों के अंदर वो नई ऊर्जा जागृत हुई, क्या लोगों के अंदर सैक्रिफाइस की भावना आई, लोगों ने त्याग बलिदान निष्ठा समर्पण की भावनाएं दिखाई, तो क्या इससे प्रभाव पड़ा था, ये अपन यहां देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि से लोगों के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए। यहाँ आया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इससे नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अवनींद्रनाथ टैगोर की छवि से नहीं हुआ है। तो यहां पर अपन इसको तो क्वेश्चन को रोंग कर देते हैं। इसके बाद ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे क्वेश्चन राइट है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत चला गया है। तीसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर सविनय विज्ञा आंदोलन क्या भारत माता की छवि को देख के हुआ था? नहीं हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आता है स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, स्वदेशी आंदोलन जो है वो भारत माता की छवि को देखकर हुआ था। क्यों हुआ था बेटा आपको पता है? भारत माता की छवि दो रूप में बताई गई है। एक तरफ तो वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, दूसरा जो है वहां पर सन्यासी के रूप में माता को दिखाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि भारत माता को सूती वस्त्र सन्यासी के वेश में, तो ये स्वदेशी को प्रेरित कर रहा है। चरखा जो गांधी जी ने चलाया था स्वदेशी का प्रतीक है, खादी का प्रतीक है, तो उस रूप में दिखाया है। लोगों को राष्ट्रीयता की तरफ प्रेरित करने का जो है वो छवि इस प्रकार लेके जाती है। तो हम ये कह सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने में भारत माता की छवि का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस, तो यहां पर अपन ने वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा है, वंदे मातरम जो है राष्ट्र गीत जो है अपना, वो किसने लिखा था? तो ये चीजें तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कंफ्यूजन ये होता है कि अपन किसी नाम को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में अपन गलत क्वेश्चन जो है वो चॉइस कर जाते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर ही आपके सामने ऑप्शन आ गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यह क्वेश्चन का आंसर हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर नहीं चुना जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर भी नहीं चुना जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सामने देखिए क्या आ रहा है स्क्रीन बोर्ड पर। दलितों के लिए एक नेता और उनके द्वारा गठित संघ का नाम बताइए। बेटा दलितों का एक ऐसा नेता और उनके द्वारा गठित किया गया जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन सा था? तो यहाँ पर अभी अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था। अब आप कहोगे सर ये बार बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, समाज में ऐसे लोग जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिन लोगों के ऊपर समाज में अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ में वर्ग संघर्ष हो रहा है, उनके साथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक हर सेक्टर के अंदर उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, उन लोगों के उद्धार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो उसी के बारे में क्वेश्चन बोर्ड आपको जरूर पूछेगा और इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पहला ही क्वेश्चन आंसर राइट होने जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्प्लेस्ड क्लास एसोसिएशन इन द 1930। तो ये आपका रेडी हो गया 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है। यस, यहाँ था असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि who led the present movement of the art during the non corporation movement, यानी कि असहयोग आंदोलन के अंदर किसान आंदोलन हुआ था और वो हुआ था अवध के अंदर। अवध जिसे हम अयोध्या कहते हैं, जिसे इलाहाबाद वाला क्षेत्र कहते हैं, उत्तर प्रदेश में आता है। और ये अवध का जो किसान आंदोलन हुआ था वह वैसे तो अगर मैं कहूं लीडरशिप करने वाले में तो वहां पर बाबा रामचंद्र, ये आता है ऑप्शन आपका राइट। लेकिन यहां पर क्या किया है, इसमें दो क्वेश्चन के जो है आंसर मिलते आ रहे हैं। यहां पर जवाहरलाल नेहरू को भी अपन
क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट मानते हैं। तो यहाँ पर 50-50% हो गया आपके। पहला नंबर अपन अगर आप पूछे कि सर तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कैसे क्वेश्चन का आंसर चुन लें, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू के रूप में चुनना है, और पूरा अवध का जो आंदोलन हुआ था किसानों का वो बाबा रामचंद्रन के द्वारा ही हुआ था, तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर चुनना है। दोनों ही क्वेश्चन राइट माने जाएंगे। आपको पहला ऑप्शन अगर मिले तो वो जवाहरलाल नेहरू है, और सेकंड ऑप्शन चुने तो आप बाबा रामचंद्रन ले सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इंडियन बाइकआउट द साइमन कमीशन बिकॉज, किस कारण से इन्होंने इसको बाइकआउट किया था, तो साइमन कमीशन का बाइकआउट करने का मेन जो कारण रहा था वो ये रहा था कि इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, यानी कि ये पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथों में था, अंग्रेजों के हाथ में ही पूरा अधिकार चले गया, और इस वजह से साइमन कमीशन का बाइकआउट होना शुरू हो गया, साइमन कमीशन का बहिष्कार होना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है। दिसंबर 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के भाग लेने के क्या कारण थे? बेटा आपको पता है 1930 के अंदर फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद सेकंड हुई थी 1931 के अंदर। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग लिया था, और उसका वहां पर भाग लेने का मेन कारण क्या रहा था, वहां भाग लेने का पहला कारण क्या रहा था, अपन यहां पर शुरू करते हैं। फॉर द डिमांडिंग पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य इसका कारण नहीं था। सेकंड ऑप्शन देखिए, द सिंगिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931, क्या गांधी इरविन समझौते की वजह से ही उन्होंने वहां भाग लिया था? यस, ये क्वेश्चन का आंसर जो वो राइट है, तो बी ऑप्शन आपके यहां पर राइट जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको दिखाते हैं यहां पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के अंदर किसानों के नेता कौन थे? तो आंध्र प्रदेश गुडेम की पहाड़ियां जहां पर अलूरी सीताराम राजू रहे थे, जिन्होंने हम कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर भी भाग लिया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर भाग लिया था, और उन्होंने गांधी जी के साथ में रहकर आंदोलन लड़ा भी था। तो यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले भी रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर वहां के फॉरेस्ट एरिया के अंदर उनके राइट के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो अलूरी सीताराम राजू। थैंक यू बेटा, आज अपनी क्लास यहीं तक चलेगी, आप आगे भी क्लास में ऐसे ही बने रहिए। आपके लिए कल धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा, कल थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। आज थोड़ी बहुत आपके यहाँ पर शब्दों के अंदर प्रॉब्लम रही थी, कल ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा संजना शर्मा मैडम का, जिनके एमएससी बीएड है और इनको पिछले 8 सालों का एक्सपीरियंस है मैथ के अंदर। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे स्कूल के, हमारे गुरून चैनल के संजना शर्मा मैडम को। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल 80 मार्क्स में ये चैप्टर कितने मार्क्स आपको गेन करवाएगा। तो ये जो चैप्टर है वो आपको टोटल 4 मार्क्स का आपके वेटेज का है, मतलब कि पूरे 100% में से ये आपको 5% नंबर दिलवाएगा। अब इस 4 नंबर में से आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे। अब 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, एक क्वेश्चन होगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, जो आपका ये 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो कंफर्म है आपकी थ्योरम आएगी। प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप पहला जो क्वेश्चन है वो आपका HCF ऑफ, यानी कि इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है,
HCF। तो अब HCF निकालने से पहले हम ये जानते हैं HCF है क्या। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें से कौन सी संख्या है जो अधिकतम संख्या है जो इनमें क्या है, कॉमन है। तो हमें पहला डिजिट दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, और दूसरी नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, एंड थर्ड नंबर दे रखा है आपको 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर आपको दे रखी है 3, यहाँ पे आपको दे रखी है 2 की पावर 2, और यहाँ दे रखी है 2 की पावर 4। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, यानी इतनी कितनी पावर है जो इनमें तीनों में क्या है, कॉमन। तो वो दे रखी है आपको HCF इक्वल्स टू क्या होगा, 2 की पावर 2, क्योंकि देख रहे हो आप 2 की पावर 3 है, मतलब 3 बार अगर 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2 तो आएगा, इसमें भी आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू, अब इन तीनों में आप एनालाइज करो, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो यहाँ पे आपकी कॉमन आएगा 3 की पावर 1। अब यहाँ देखो 5 की पावर में 5 की पावर 1, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी कि इस टाइप से आपका आंसर होगा 60, यानी कि 60। अगर इसी जगह ये क्वेश्चन पूछता एलसीएम का, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें तीनों का क्या चला जाए, भाग चला जाए। ठीक है, तो इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द HCF ऑफ द LCM 21, 12 एंड 50, यानी इन नंबर्स का हमें HCF और LCM निकालना है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं, यहाँ आज ट्रांसलेट करके नहीं आया, कल से हम कोशिश करेंगे कि हम जो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा सकें। अब HCF जो है, HCF का मतलब होता है लसब और मसब, यानी कि HCF होता है आपका मसब एंड LCM होता है आपका लसब। तो अब हम निकालते हैं, पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर जो होगा वो होगा आपका 2 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे ये होगा 3 टाइम, एंड 3 से किया 1 टाइम। वैसे ही इस टाइप से अब सॉल्व करेंगे 21 को, तो 21 के जो फैक्टर होंगे आपके गुणनखंड जिनको हिंदी में बोलते हैं, वो होंगे 3 से किया 7 टाइम एंड 7 से किया 1 टाइम। अब वैसे ही फैक्टर करेंगे हम गुणनखंड 15 का करेंगे, तो ये होगा 3 से किया 5 टाइम एंड 5 से किया 1 टाइम। तो आपके जो तीनों नंबर्स के जो गुणनखंड आए, 12 का आया हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड 21 का आया आपका 3 इंटू 7। वैसे ही सेम 15 का फैक्टर निकल के आया आपका 3 इंटू 5। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो LCF जो होता है, HCF में हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें वो संख्या लेनी है जो तीनों में कॉमन है और तीनों के अंदर कॉमन आनी चाहिए, वो हमें संख्या HCF में लेनी है। तो HCF बराबर होगा, अब देखो यहाँ पर 2 है पर इन दोनों में 2 नहीं है, तो 2 हम HCF में नहीं ले सकते। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तीनों जगह हमारे पास 3 की पावर कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा HCF इक्वल्स टू आ जाएगा 3। अब निकालते हैं LCM। तो LCM में हमें हर नंबर को एक बार तो लेना ही है और हमें उस नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो सबसे बड़ी जो पावर होगी ना, हर नंबर की सबसे बड़ी पावर लेनी है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तीनों में से ये देखना है कि कोई भी जो नंबर आया है उस नंबर की जो बड़ी से बड़ी पावर है वो क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 की पावर 2। अब 3 जो है, 3 तीनों के पास कॉमन है, तो यहाँ पे 3 की जो हाईएस्ट पावर है यानी अधिकतम जो घात है वो दे रखी है 3, और फिर 5 यहाँ एक बार है, 5 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, तो ये आंसर निकल के आया आपका 420। तो आपका HCF आया वो आया 3 एंड LCM आया 420। अब आप लोग खुद देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सही है, वो है ऑप्शन नंबर 2। अब इस टाइप से हम क्वेश्चन
क्यों? पहले पूछा क्या है? हाँ, तो हमने क्या ऑप्शन सेकंड टिक किया? नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहले HCF पूछा है एंड बाद में LCM, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पहले पूछा गया है HCF एंड बाद में पूछा गया है LCM, तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, 3 एंड 420। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, यानी कि जो भी हमें एक अभाज्य संख्या जो दे रखी है होती है उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, कोई भी अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो जो अभाज्य संख्या होती है उसके दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो उसका खुद नंबर और एक 1। कोई भी नंबर के जो गुणनखंडों की कुल संख्या जो होगी वो 2 होगी, एक तो उसका खुद एक गुणनखंड होगा एंड एक 1। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as question and 32 as a remainder, then the number is। अब ये क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेट दे रखा है, एक संख्या है जो 61 से क्या होती है, विभाजित। यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, कल से ट्रांसलेट मिस्टेक नहीं होगी, ये विभाजित है, ओके, ये मात्रा यहाँ पे। तो एक संख्या जो 61 से विभाजित करने पर भागफल उसका 27 आता है और शेषफल आता है 32, तो हमें ये बतानी है कि वो संख्या कौन सी है। तो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जिसको शेषफल, ओके, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवाइडेड प्लस रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है भाज्य, यानी कि डिवाइडेंट की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो वो हम उसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें भाजक, जो भाजक गिवन है वो कितना दे रखा है, कितनी बार विभाजित होती है, 61 बार, और भागफल कितना दे रखा है, 27, और हमें शेषफल प्राप्त होता है 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे आंसर आ जाएगा। तो 27 का मल्टीप्लाई जब 61 में करेंगे तो ये आएगा 7 और 2 सेम, 7 4 जा 42, 4 कैरी आ जाएगा, और ये 16, ये आया आपका 7 4 6 1, तो ये आ गया 1647 प्लस 32। अब दोनों को ऐड कर लो, वो आपका आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 9761। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इसी टाइप से आगे बढ़ते हुए बच्चों, ये जो एक्चुअली है ये इरूलत थ्योरम, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन पहले सेकंड फॉर्म में भी आता था, लेमा थ्योरम है, उसके बेसिस पे यहाँ से आपको इन 4 चीजों की वैल्यू में से कोई भी 3 चीज वैल्यू देकर आपको 4th वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है, और इस पे बेस्ड MCQ आना। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5th है 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2 इज, यानी कि ये जो इसको सिंप्लीफाई करने पर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दे रखा है 1 प्लस √2, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ है नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस √2 1 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। अब हम ऑप्शन रीड आउट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है अ रेशनल नंबर, तो हम इस 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये चीज तो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ रखी है कि कोई भी नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को अगर P/Q की फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो संख्या क्या होती है हमारी, इरेशनल होती है या रेशनल, रेशनल होती है। और रेशनल संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कल से ऑप्शन आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, अ रेशनल नंबर यानी कि परिमेय
संख्या। अब यहाँ बाकी ऑप्शन देखो, अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, हो ही नहीं सकता ऐसी नंबर या ऐसी संख्या जिसका अंत ना पता हो, तो यहाँ पे तो हमें पता है ना, फिक्स नंबर है 2, फिर है नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, और एक है एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो आपको पता ही है, ऐसा नंबर जो परफेक्ट डिविजिबल ना हो, जिसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसका एग्जांपल है पाई, 3.46 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो लगातार संख्याओं का हमें क्या बताना है, HCF बताना है। अब वो दो लगातार संख्या कुछ भी हो सकती है, मैं अपने मन से कुछ भी ले सकती हूँ, आप भी अपने मन से कोई भी दो लगातार नंबर सोच लो। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा 4 and 5, ठीक है, ये दो लगातार नंबर है। अब 4 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 into, ये 4 के फैक्टर आ जाएंगे, 4 और 5 हमने वो नंबर लिए, तो 4 के फैक्टर आएंगे आपके 2 into 2 and 1, और 5 के फैक्टर आएंगे 5 into 1। तो आपसे पूछा गया है कि उनका कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होगा, तो यहाँ पे HCF क्या हो सकता है, 1। 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो टाइम को कम मद्देनजर रखते हुए देख के हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम कल जो क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है m इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एंड n इक्वल्स टू दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमसे पूछा गया है HCF। तो जो HCF होता है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे x की पावर देखो कौन सी कॉमन है, x की पावर 2, एंड y में हम देखेंगे, चेक करेंगे तो क्या है, y की पावर 2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा HCF इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी टाइम कंप्लीट हो चुका है। कल हम जो है ज्यादा क्वेश्चंस के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।